अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज हम चैप्टर 10 जो है पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट 2012 को डिस्कस करेंगे। इसका टाइटल है रिकवरी ऑफ एरियर्स के जो बकाया जात हैं एरियर्स। आप लोग जानते हो जो सैलरी होल्डर्स हैं जो गवर्नमेंट ख़ास तौर पर मुलाजमीन हैं, आपका कोई बकाया जात रह जाता है तो वो एरियर्स कहलाते हैं। अगर आपका टैक्स ज़्यादा चला गया है तो आपके वो क्या है एरियर्स होंगे। Recovery of arrears of tax subject to subsection 2 where any amount of the tax is due from any person the officer of the authority। अब ये जो एरियर का मैंने बताया है आपको, ये तो मैंने इंडिविजुअल लेवल पे बताया अपने बिहाफ पे बीइंग अ सैलरीड पर्सन। तो अब अथॉरिटी के एरियर्स भी हैं। अब कोई बंदा है उसने टैक्स पूरा नहीं दिया, उसने अभी देना है, ठीक है। वेयर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इज ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन द ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी जो है वो क्या कर सकता है, डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम एनी मनी ओइंग टू द पर्सन फ्रॉम होम सच अमाउंट इज रिकवरेबल एंड विच मे बी at the disposal or in the control of such officer or any officer of the authority। तो वो बंदा अगर उसके इख्तियारात में है, उसकी jurisdiction में है, तो वो जो अमाउंट जो भी रिकवरेबल है उससे डिडक्ट कर सकता है। डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम एनी मनी ओइंग टू द पर्सन कि जितनी अमाउंट उस बंदे ने देनी है, ठीक है, वो अमाउंट डिडक्ट कर सकता है। फ्रॉम होम उस बंदे से सच अमाउंट इज़ रिकवरेबल जितनी उससे आपने वसूल करनी है एंड विच मे बी एट द डिस्पोजल और इन द कंट्रोल ऑफ सच ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, जो किसी कंट्रोल में हो। ठीक है। रिक्वायर बाय अ नोटिस इन राइटिंग एनी पर्सन हु होल्ड्स और मे सब्सिक्वेंटली होल्ड एनी मनी फॉर और ऑन अकाउंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम टैक्स इज रिकवरेबल टू पे टू सच ऑफिसर द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। तो वो नोटिस उस बंदे को जारी किया जा सकता है रिटर्न हु होल्ड्स और मे सब्सिक्वेंटली होल्ड एनी मनी फॉर और ऑन अकाउंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम टैक्स इज रिकवरेबल के उस बंदे ने किसी से पैसे लेने हों फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस बंदे को भी ये कह सकता है कि आप जो है इससे इतनी अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। टू पे टू सच ऑफिसर द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस कि आप इस ऑफिसर को इतनी अमाउंट जो नोटिस में लिखी हुई है वो पे करें। सी पे है रिक्वायर्ड बाय अ नोटिस इन राइटिंग एनी बैंक टू अटैच दैट पर्सन्स बैंक अकाउंट, ठीक है। रिक्वायर बाय अ नोटिस इन राइटिंग एनी बैंक किसी भी बैंक को, ज़ाहिर बात है उसका डाटा तो होगा कि कौन सी ब्रांच में है। आजकल तो आप लोग समझते हो कि मॉडर्न सिस्टम है। आप एंटर करते जाओ तो उसके तमाम डिटेल्स आ जाएंगे, कितने बैंक्स अकाउंट्स हैं। टू अटैच दैट पर्सनस बैंक अकाउंट्स की डिटेल अटैच करने को वो बोल सकते हैं। सील द पर्सनस बिजनेस प्रीमिसेस, आप जो है उस बंदे की जो बिजनेस प्रीमिसेस है जहाँ पर वो बिजनेस कंडक्ट कर रहा है उसको आप उसके प्रेमिसेस को ऑफिस को आप सील कर सकते हो। क्यों सील करोगे? टिल सच टाइम एज द अमाउंट ऑफ द टैक्स इज पेड आर रिकवर्ड इन फुल, जब तक कि वो आपको टैक्स की पूरी अमाउंट नहीं पे करता। या अटैच एंड सेल और सेल विदाउट अटैचमेंट एनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम द टैक्स इज ड्यू, ठीक है। तो जिस चीज़ से उसका टैक्स ड्यू है उसकी प्रॉपर्टी को उसके एसेट्स को भी, चाहे वो मूवेबल हों चाहे इमूवेबल हों, उसको ये अथॉरिटी जो है वो सेल कर सकती है और अपना टैक्स रिकवर कर सकती है। फिर रिकवर सच अमाउंट बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द गारंटर, अगर उस बंदे की नहीं है प्रॉपर्टी तो उसकी जो उसने गारंटी दी हुई है उसकी भी सेल की जा सकती है। पर्सन कंपनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर आर गारंटर और एनी अदर पर्सन कंपनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल्स टू मेक पेमेंट अंडर सच गारंटी बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट, राइट। नंबर 2 पे है इफ़ एनी एरियर इन टैक्स, कोई भी उसके अभी टैक्स देना है, बकाया जात है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो उसको जुर्माने लग चुके हैं, पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट व्हिच इज़ पेएबल बाय एनी पर्सन कैन नॉट बी रिकवर्ड इन एनी मैनर whatsoever the authority or the commissioner if so authorized by the authority may for reasons to be recorded in writing of the arrears or amount of manner in the prescribed manner, ठीक है। तो ये पहले इसको राइटिंग करेंगे, ठीक है, उससे
रिटर्न लिखने रीजंस उसकी अमाउंट वगैरह लिखने से पहले नहीं सेल कर सकती, रिटर्न इसको करेंगे, ठीक है, कोई ना कोई प्रूफ होगा। 11 पे कहते हैं एजेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ई इंटरमीडियरीज कौन कौन सी होती हैं इसकी। एजेंट कौन होता है? फॉर पर्पज ऑफ दिस एक्ट एंड सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2 and 3 द एक्सप्रेशन एजेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन मीन क्या होगा? वेयर अ पर्सन इज एन इंडिविजुअल अंडर अ लीगल डिसेबिलिटी, ठीक है, वेयर द पर्सन इज एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल हो, कंपनी ना हो, अंडर अ लीगल डिसेबिलिटी, द गार्डियन हो, our manager who receives or is entitled to receive income, financial gain, benefits, funds, money, property on behalf or for the benefit of the individual। तो एजेंट की तमाम तारीफ़ें जो कि एक ऐसा बंदा हो हु इज़ एन इंडिविजुअल, जो कि अकेला हो, किसी को कंपनी ना हो उसकी अपनी, ठीक है, अकेला हो बता रहे हैं, अंडर अ लीगल डिसेबिलिटी, ठीक है, किसी को लीगली तौर पे डिसबिल्ड कर दिया गया कि ये ट्रांजैक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता, वो एजेंट्स के थ्रू करवा रहा है। गार्डियन और मैनेजर हु रिसीव, ठीक है, मैनेजर के तौर पे एक्ट कर सकता है या गार्डियन के तौर पर एजेंट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास बी पर आता है, कहता है कि वेयर द पर्सन इज़ अ कंपनी, अगर तो वो बंदा कंपनी हो, अदर देन ट्रस्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन पाकिस्तान, a director or a manager or secretary or accountant or any similar officer of the company हो सकता है। अगर वो पर्सन एक ट्रस्ट है, डिक्लेयर्ड बाय ड्यूली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, वेदर टेस्टामेंट्री और अदरवाइज एनी ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट हो, ठीक है, वेयर द पर्सन इज़ अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो पाकिस्तान की, या एनी इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग फॉर द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ मनी और फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कि लोकल गवर्नमेंट के बिहाफ पे हो, ई है वेयर द पर्सन इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी हो, डायरेक्टर हो उसका, मैनेजर हो, और सेक्रेटरी और अकाउंटेंट और एनी सिमिलर ऑफिसर ऑफ द एसोसिएशन और इन केस ऑफ अ फर्म एनी पार्टिकुलर इन द फर्म, ठीक है। एफ पे वेयर द पर्सन इज़ द फेडरल गवर्नमेंट हो, तो कोई भी इंडिविजुअल हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग फॉर द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ द मनी रिफंड्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो एज एजेंट के तौर पर होगा। where the person is a public international organization or a foreign government or a political subdivision of a foreign government, any individual responsible for accounting for the receipt and payment of money or funds in Pakistan on behalf of the organization, government, political subdivision or the government, ये तमाम के तमाम आएंगे। फिर एच पे कहते हैं when any person is expressly or impliedly, एक्सप्रेसली क्या होता है कि अगर तो वो रिटर्न या वर्बली तौर पे ऐलान करता है कि मैं इसका एजेंट हूँ, और इम्प्लाइडली क्या होता है कि वो रिटर्न या ओपनली तो ना बताए लेकिन वो काम ऐसा करे जिससे ज़ाहिर हो कि ये इसका एजेंट है। ऑथोराइज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू बी हिज एजेंट फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, वो भी एजेंट समझा जाएगा। where court of wards, administrator general, officer, trustee, or any receive or manager appointed by or under any order of a court receives or is entitled to receive income on the behalf or for the benefit of any person such as court of ward, administrator, general, officer, trustee, receiver shall be the agent of the person for the purpose of this act. Third पे, notwithstanding anything in this section, any registered person may expressly or impliedly authorize another person to be his agent for all or any of the purpose of this act, right? जिसको भी वो अपॉइंट करेंगे वो इसके अंडर होंगे। नेक्स्ट हम देखें लाइबिलिटी एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एजेंट्स, जो लोग एजेंट के तौर पे काम करते हैं उनके क्या जिम्मेदारियां हैं और उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। एवरी एजेंट ऑफ अ पर्सन शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग एनी ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस imposed by under this act and the rules on the person including the payment of the tax, ठीक है। तो तमाम की तमाम जो ड्यूटीज़ जो इस एक्ट में बताई गई हैं वो उसके ऊपर होंगी बाइंडिंग। तो आप देखते हैं कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 5 ऑफ दिस सेक्शन द टैक्स that by virtue of subsection 1 is payable by an agent of a registered person
shall be recoverable from the agent only to the extent of any asset of the registered person that are in possession or under control of the agent। ठीक है, अगर वो रजिस्टर्ड बंदा जो है वो नहीं टैक्स पे करता तो जो उसके एजेंट या उसके कंट्रोल या उसके पोजेशन में जो भी उसके एसेट्स होंगे वो यूज़ किए जाएंगे टू रिकवर द अमाउंट। बड़ी सादा सी बात है, ठीक है, कि अगर मेरा फॉर एग्जांपल एक बंदा एक्स है, वो टैक्स फ्रॉड करके भागा हुआ है, टैक्स वो नहीं पे कर रहा, एरियर्स हैं उसके, तो उसका जो एजेंट है उसके कब्जे से जो भी चीज़ मिलेगी वो उसकी कंसिडर की जाएगी। एवरी एजेंट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन हु पेज एनी टैक्स ओइंग टू द रजिस्टर्ड पर्सन, अगर उस रजिस्टर्ड पर्सन का कोई भी एजेंट हो हु पेज वो अदा करता है एनी टैक्स ओइंग टू द रजिस्टर्ड पर्सन उस बंदे के बिहाफ पे, shall be entitled to recover the amount so paid from the registered person or to retain the amount so paid out of any money of the registered person that are in the agent's possession or under the agent's control। तो ये भी वही बात आ गई। For pay any agent or any person who apprehends that he may be assessed as an agent may retain out of any money payable by him to the person on whose behalf he is liable to pay the tax। ठीक है, जैसा कि उसका जो प्रिंसिपल है, असम इक्वल टू हिज एस्टिमेटेड लाइबिलिटी अंडर दिस एक्ट एंड इन इवेंट ऑफ disagreement between the principal and agent a person as to the amount to be so retained, such agent or person may obtain from the commissioner a certificate stating that the amount to be so retained pending final determination of the tax liability, and the certificate so obtained shall be his conclusive authority for retaining that amount। तो वो सर्टिफिकेट भी इससे ले सकता है, ठीक है, बस पढ़ने के लिए है, इतना ज़्यादा इसमें एमसीक्यू नहीं बन सकेगा। Every agent shall be personally liable for the payment of any tax due by the agent। Every agent shall be personally liable for the payment of any tax due by the agent if while the amount remains unpaid। तो क्या होगा, एजेंट क्या करेगा, alienates charges or disposes of any money received or accrued in respect of which tax is payable। तो वो तमाम की तमाम रकम जो है वो यूज़ हो जाएगी टैक्स के लिए। या disposes of or part with any money or funds belonging to registered person, कि जो भी मनी या उसका हिस्सा जो है वो रजिस्टर्ड बंदे के साथ एसोसिएट कर रहा है, दैट इज़ इन द पोजेशन ऑफ द एजेंट और विच कम्स टू द एजेंट आफ्टर द टैक्स इज पेएबल। ठीक है, हो गया। If such tax could legally have been paid from or out of such money or funds। 6 पे nothing in this section shall relieve any person from performing any duties imposed by or under this act on the person which the agent of the person has failed to perform। ये इस बात समझ आई है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल रिलीव एनी पर्सन फ्रॉम परफॉर्मिंग एनी ड्यूटी, कि इस सेक्शन में कोई भी चीज़ जो है वो उस बंदे को अपनी ड्यूटी से आज़ाद नहीं कर सकता। इम्पोज्ड बाय अंडर दिस एक्ट, जो भी उसके ऊपर ड्यूटीज़ जो हैं वो इस एक्ट के थ्रू इम्पोज हुई हैं। ऑन द पर्सन विच द एजेंट ऑफ द पर्सन हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म। अब एजेंट ने हो सकता है वो पैसे ना दिए हों तो वो बंदा जो है फिर भी नहीं बच सकेगा, उसने पैसे देने ही देने हैं जो ओरिजिनल रजिस्टर्ड है। लाइबिल, अब देखो कितने सख्त इन्होंने कानून किए हुए हैं, ठीक है, फिर भी बजट डेफिसिट हो तो क्या कह सकते हैं। लाइबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द एक्ट ऑफ हिज एजेंट। अब उस रजिस्टर्ड बंदे की क्या जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है अपने एजेंट के बिहाफ पे। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी एंड ऑल एक्ट डन बाय हिज एजेंट। कोई भी एजेंट उसका काम करता है तो ये रजिस्टर्ड पर्सन जो है ये उसका जिम्मेदार होगा, उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। Appearance by authorized representative: a registered person required to appear before the appellate tribunal or an officer in connection with any proceeding under this Act in writing, authorize any person having such qualification as may be prescribed by the authority to represent him or appear on his behalf। तो कोई भी बंदा जो है इसके जब ये एपलेट ट्रिब्यूनल या कोई भी ऑफिसर अथॉरिटी का बुलाएगा रिटर्न, तो ये ठीक है, इन राइटिंग ऑथोराइज एनी पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन
एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी बंदा रिप्रेजेंट करे, चाहे आपकी जो सीट्स हैं आप कोई क्यों ना करे, टू रिप्रेजेंट हिम, तो किसको रिप्रेजेंट करना है, रजिस्टर्ड पर्सन को, आर अपीयर ऑन हिज बिहाफ, तो उसके अपने बिहाफ पे उसी को ही जाहिर करेगा जो रजिस्टर्ड है। फिर आ जाता है ई इंटरमीडियरीज टू बी अपॉइंटेड। तो इसका अगर हम मतलब जाने, उम्मीद है कि स्क्रीन शेयर हो गई होगी। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन एज द अथॉरिटी में इम्पोज, कोई भी रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन या कंडीशन जब तक अथॉरिटी को इम्पोज नहीं करती, द अथॉरिटी में बाय अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट अ पर्सन एज ई इंटरमीडियरी टू इलेक्ट्रॉनिकली फाइल रिटर्न एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स अंडर दिस एक्ट एंड द रूल्स ऑन बिहाफ ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, तो वो नॉमिनेट कर सकती है एक ऑफिशियल गजट में, ऑफिशियल के थ्रू appoint a person as e-intermediary to electronically file return and other electronic documents under this act and the rules on behalf of registered person. Number 2 पे है, a registered person may authorize an e-intermediary to electronically file return or any other documents on his behalf as specified। तो ये अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बजाय फिजिकली देने के इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करवा दें। CPA, the return or other document filed by an intermediary on behalf of a registered person shall be deemed to have been filed by that registered person। तो बिल्कुल ऐसा ही समझा जाएगा कि ये उस बंदे ने खुद किए हैं, ऑब्वियसली ऐसा ही है। Where this act requires anything to be done by a registered person, अगर ये एक्ट समझता है कि उसको रजिस्टर्ड पर्सन को खुद इंडिविजुअली कुछ करना है, and if such thing is done by an intermediary authority by the registered person, तो उसके behalf पे अगर ये काम करती है under subsection 2, unless the contrary is proved, unless the contrary is proved, जब तक कि कोई contravention साबित नहीं होती, such things shall be deemed to have been done with the knowledge and consent of registered person। तो यही समझा जाएगा ये इंटरमीडिएट जो है उस बंदे के नॉलेज से, उस बंदे की कंसेंट से काम कर रही है। सो दैट इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लाइबल एज इफ द थिंग हैज़ बीन डन बाय हिम। ठीक है, ये तमाम का तमाम का ये रेस्पॉन्सिबल होगा। नंबर 5 पे कहता है कि वेयर एन ई इंटरमीडियरी ऑथोराइज्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सब सेक्शन टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, के उसके बिहाफ पे ये इंटरमीडियरी काम करे, नोइंगली और विलफुली सबमिट्स फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, या कोई गलत डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन विद एन इंटेंट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ द टैक्स ड्यू or any part thereof, such intermediary shall be jointly and severally responsible for recovery of the amount of tax short paid as a result of such incorrect or false information, document, declaration, without prejudice to any other action that may be taken against him or the registered person under the relevant provision of the law। तो अगर ये इंटरमीडियरी जो है वो जानबूझकर इसका रिकॉर्ड गलत पेश करती है ताकि वो टैक्स शॉर्ट हो उसका, तो ये भी रेस्पॉन्सिबल इक्वल हो गए, दोनों रेस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। 6 है, द अथॉरिटी मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट प्रिस्क्राइब रूल्स फॉर द कंडक्ट एंड ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ ई इंटरमीडियरीज including their appointment, suspension, cancellation of appointment order subject to such condition restriction as prescribed by such rules। ठीक हो गया, तो अथॉरिटी जो नोटिफिकेशन कहाँ पे करती है, ऑफिशियल गजट में, तो ये प्रिस्क्राइब करेगी रूल्स एंड कंडक्ट एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ ई इंटरमीडिएट्स इंक्लूडिंग देयर अपॉइंटमेंट, सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज स्पेसिफाइड बाय द रूल, जो भी रूल्स के तहत हों। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो चैप्टर 13 है, और चैप्टर आपके पास आता है सॉरी 12 और 13। ठीक है, इसको हम कंप्लीट कर दें, फिर हमारे पास फर्स्ट स्केजुअल आ जाएगा, इसको हम देख लेंगे। आई होप कि एक लेक्चर हमारा और बन जाएगा इसके ऊपर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ठीक हो गया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, तैयारी करें अपनी।